Hello friends, welcome to PSR Physics. Today our topic is electromagnetic spectrum. हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक स्पेक्ट्रम के बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई हमने कौन कौन सी अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन की। तो फर्स्ट पर हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ऐसा देखा हुआ था कि भाई व्हेन चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन आफ्टर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों आपस में ऑटोनोमस होके वो एक ट्रैवलिंग करने लगते हैं, वो एक मोशन में आ जाती है। इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसकी स्पीड कितनी होती है, लाइट ऑफ स्पीड जितनी होती है, मीन्स के उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी स्पीड वो सभी एक ही फैमिली का बना हुआ है। देन आफ्टर मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन उसने दिए, फंडामेंटल इक्वेशन उसने दिए और उसने प्रूव करके बता दिया कि भाई चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड देन आफ्टर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आफ्टर उसने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल उसने एक इक्वेशन भी दिए, एक डिस्प्लेसमेंट करंट का। उसने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मीनिंग ये होता है कि भाई करंट जैसा ही कोई दूसरा एलिमेंट वर्क करेगा, एक दूसरा फिजिकल एलिमेंट एक करंट जैसा ही वर्क करती है। बेसिक हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो वहाँ जहाँ पे भी करंट नहीं है मौजूद, वहाँ पे कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी एक चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक इसके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है, तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर सकती है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकती है, ठीक है। ओके, ऐसे हमको प्रूव करके भी हमने देखा। देन पर हमने ये भी देखा कि भाई जहाँ पे कंडक्टर अवेलेबल है वहाँ पे कंडक्शन करंट होगी, और जहाँ पे कंडक्टर नहीं अवेलेबल वहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो जनरेट करेगी एक मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक आपको यही याद रखना कि भाई करंट की जगह पे एक करंट जैसा वर्क करने वाला दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ कोई दूसरी कोई क्वांटिटी नहीं है, बट वो ओनली फॉर एक चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही वर्क करके आपको देखेगा, ठीक है। ओके, देन आप हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है, वो कैसे वो ट्रैवलिंग करती है। देन आफ्टर उसका सोर्स के बारे में हमने देखा हुआ था। तो उसका सोर्स होता है एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल्स ओनली फॉर स्टडी नहीं होना चाहिए, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स भी नहीं होना चाहिए, बट वो एक्सेलरेशन मोशन करता हुआ चाहिए, ठीक है। तो वही क्या क्रिएट कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर सकती है। देन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है एक मोशन का, ठीक है। तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कैरी द एनर्जी, और उसके पास मोमेंटम भी होती है। तो वो एनर्जी को कैरी करती है, तो एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कैरी करती है। तो हमने अगले वीडियो लेक्चर में एक पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में हमने देखा हुआ था। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताती है, एक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इज अ कैरिंग इन अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एनर्जी मीन्स कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करती है, तो उसके पास एक एनर्जी मीन्स एक स्केलर क्वांटिटी है और एक डायरेक्शन भी अवेलेबल है, सो दैट इट इज़ नॉन एज अ पॉइंटिंग वेक्टर। वो पॉइंटिंग वेक्टर में निकाला था और उसका यूनिट भी हमने निकाले थे। कैसे हमने यूनिट निकाले थे कि भाई एक एनर्जी का डेंसिटी लेके, एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी अवेलेबल है। तो वो हमने कैसे डिफाइन कर लिया था, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड पे हमने डिफाइन कर लिया था, ठीक है। और उसका यूनिट हमको मिला था वाट पर मीटर स्क्वायर। देन पर दूसरा कि भाई ये जो सन में से जो लाइट आ रही है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो उसके पास एनर्जी अवेलेबल है, उसके पास एनर्जी अवेलेबल है। तो क्या उसके पास मोमेंटम होना चाहिए, होना ही चाहिए, बट उसके पास मास एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो आप लीनियर मोमेंटम से उसका मोमेंटम डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो आपको एक इसके आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और ये इक्वेशन हमने बना लिया था, एनर्जी पर वेलोसिटी इट इज़ अ नॉन एज अ मोमेंटम, ठीक है। तो वैसे हमने उसका मोमेंटम हमने निकाल लिया था, बट उसकी डेफिनेशन हमको चेंज करनी पड़ी, और उसकी डेफिनेशन हमने बनाई कि भाई मोमेंटम इज अ वन फिजिकल करेक्टरिस्टिक, वन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, वो ऐसी प्रॉपर्टीज है, वो एक कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है। कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या हुआ कि भाई मोमेंटम इज अ कॉन्स्टेंट, इज नॉट वेरिएबल, ठीक है। उसकी यहाँ पे ए सिस्टम पे कॉन्स्टेंट होगी, दूसरी सिस्टम पे भी वो कॉन्स्टेंट ही होगी। देन आफ्टर हमने निकाला था कि भाई एक इसके प्रेशर के बारे में,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे प्रेशर लगाती है, ठीक है। ओके, वो भी हमने पढ़ना देखा था। यहाँ पर हमने दूसरा देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। और उसका बेसिक इक्वेशन में देखा था कि भाई ई इज टू ई नॉट या तो ई मैक्सिमम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। इसमें के थी एक वेव प्रोपगेशन, ओमेगा थी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऐसा सेम हमने बी का इक्वेशन हमने निकाला था, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम बात करेंगे भाई एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग करती है तो वो कौन कौन सी एनर्जी को कंसिस्ट करके वो ट्रैवलिंग करती है कि भाई वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कंसिस्ट करती है, जहाँ पर एक मैग्नेटिक एनर्जी को भी कंसिस्ट करती है। बट उन दोनों का रेशो कितना होता है, हाफ हाफ होती है उस दोनों की एनर्जी। जहाँ पर हमने पूरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी एनर्जी निकाली थी। जहाँ पर लास्ट में उसकी स्पीड हमने निकाली थी कि भाई उसकी जो स्पीड होती है तो स्पीड कौन कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ डिपेंडेंट है। तेरा पर उसका हमने इक्वेशन निकाला तो भाई सी इज इक्वल टू 1/√μ0 और एप्सिलॉन0 उसका इक्वेशन निकल रहा था, ठीक है। ओके, देना पर अभी हमको देखना है कि भाई स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आज हमको देखना है कि भाई स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ओके, हमारे जो नेचर में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट टाइप की होती है। कैसे वो डिफरेंट टाइप की होगी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ डिफरेंट होती है और फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स के वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी डिफरेंट होती है। बट उसके पास वन फिजिकल क्वांटिटी कॉन्स्टेंट होती है, वो कौन सी है, एक उसकी स्पीड। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 × 10⁸ होती है। जिस वेव की भी स्पीड 3 × 10⁸ होगी हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। बट और बहुत सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है क्योंकि सभी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। ओके, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से उसकी फिजिकल कौन सी दूसरी क्वांटिटी चेंज होती है, मीन्स के उसकी पेनिट्रेशन करने की जो पावर होती है वो पावर मीन्स के चेंज होती है, ठीक है। पेनिट्रेशन करने की जो पावर होती है वो सभी वेव की डिफरेंट होती है। ओके, कोई ऐसी भी हमको वेव मिलती है कि भाई वो पेनिट्रेट करती है हमारी स्किन पे, कोई ऐसी वेव होती है जो पेनिट्रेट करती है हमारी आइज पे, कोई ऐसी वेव होती है जो पेनिट्रेट होते हमारी स्किन को डैमेज भी कर देती है, ठीक है। ओके, और बहुत सारे टाइप की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। वो पूरे की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपको स्टडी करनी है। जो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो उसकी वेवलेंथ स्टार्ट होके एक वैल्यू से स्टार्ट होके पूरे की पूरी वैल्यू तक हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है। बट हम क्या कर देंगे, उसको रेंज में डिवाइड करके उसका टाइप्स हम बना देते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर हम कर देते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁻14 तक। 10⁻⁷ इज लार्ज वैल्यू एंड 10⁻⁻14 इज वेरी स्मॉल वैल्यू। और उसकी रिस्पेक्ट में आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हो। और उसकी आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई जिसकी भी वेवलेंथ मैक्सिमम है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी और जिसकी भी वेवलेंथ लो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो वेव की पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होगी, वो वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, जैसे कि गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है बट उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे नेचर में एक नेचर भी देती है और आर्टिफिशियल भी बना सकती है। और नेचुरली भी बन सकती है और आर्टिफिशियली बन सकती है। और नेचुरली कैसे कि भाई गामा रे, तो गामा रे एक स्पेशल टाइप के मटेरियल में से प्रोड्यूस होती है और उसके पास एनर्जी मैक्सिमम में होती है। तो यहाँ पर रेडियो वेव, तो जो रेडियो वेव है वो आर्टिफिशियल वेव है। हम LCR सर्किट को बना के हम रेडियो वेव हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वेव दोनों टाइप का सोर्स से डिपेंडेंट है। उसका सोर्स भी डिफरेंट होगी, इसलिए उसकी रेंज भी डिफरेंट है और उसकी एप्लीकेशन भी वैसे ही है, ठीक है। ओके, उसकी एप्लीकेशन अब जैसे उसका सोर्स है उसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है और आप कहाँ पे यूज़ करने वाले हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो पूरे के पूरा हम स्पेक्ट्रम को हम डीप में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिक मैंने आपको जो बताया कि भाई हमारे नेचर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको मिलती है वो सभी का एक जैसा नेचर नहीं होता है। सभी का डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है और डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ क्यों होगी, क्योंकि हमको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है कि भाई उसके पास वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ इस टाइप की है, ऐसी है। और दूसरी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम स्टडी करते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती है, ऐसी होती है, ठीक है।
तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी वेरिएबल है, डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ अवेलेबल है, देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। क्यों फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, बट कांस्टेंट क्या होती है, वेलोसिटी, कांस्टेंट इज वेलोसिटी। और ए वेलोसिटी कितनी होती है, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जितनी होती है, ठीक है, ओके। बट डिफरेंट क्या होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से उसके क्या फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होती है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी चेंज होती है, पेनिट्रेट करने की, ठीक है। कोई ऐसा वेव भी हमको नेचर में मिलती है जो पेनिट्रेट करती है हमारी स्किन को, कोई ऐसा वेव हमको मिलता है जो आई को पेनिट्रेट करती है, देन पर कोई ऐसा वेव होता है कि जो हमारी स्किन को भी डैमेज भी कर देती है, ठीक है। तो जिसकी पावर मैक्सिमम होगी तो हमारी स्किन को डैमेज कर देती है, ओके। और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है, वो सोर्स की वैल्यू पे डिपेंड होती है, वो सोर्स का टाइप कैसा है उस पर वो डिपेंडेंट है, ठीक है, ओके। तो डिफरेंट सोर्स से जो प्रोड्यूस होने वाली जो वेव होती है, जो उसकी भी स्पीड 3 × 10⁸ है, उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ था, तब सभी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ए वेव को फाइंड आउट कर लिया था, और उसका नाम भी, नोमेनक्लेचर भी उसने दे दिया था, उसके सोर्स के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर उसने दे दिया था। जैसे कि गामा रेस होती थी, वो एक नेचुरली प्रोड्यूस हो रही थी एक स्पेशल टाइप के मटेरियल में से, बट उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल थी, उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल थी, इसलिए उसका नाम दे दिया था गामा वेव। ध्यान आप, जैसे कि आपकी जो वुमेंस मीन्स के हमको ऐसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको मिल रही थी जो हमारी आइज़ को सेंस कर रही थी, उसको हम बोलते हैं लाइट, ठीक है, ओके भाई। उसकी भी स्पीड 3 × 10⁸ होती थी, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक फैमिली मेंबर था। बट वो जो मैक्सवेल ने डिफाइन किया हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके पहले ही लाइट फाइंड आउट हो चुकी थी, ठीक है, और सभी साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे थे। देन आप वैसे ही एक दूसरी वेव होती है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव भी पहले ही डिफाइन हो गई थी, देन पर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। बट देन पर बहुत सारे ऐसी वेव होती थी जो हम पहले लोग साइंटिस्ट एक डिफरेंट फिजिकल साइंस में वो एक वर्क कर रहे थे, पर देन आफ्टर जैसे ही मैक्सवेल ने पूरे का कॉन्सेप्ट बताया कि भाई सभी वेव एक जैसी है और सभी वेव को हम मान सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब हम उस सभी वेव को एक जैसे मान के उसको हम स्टडी करते हैं और उसको कैटेगराइज करते हैं। उसको कैटेगराइज कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ की रेंज से। उसकी वेवलेंथ स्टार्ट होती है 10⁷ से लेकर 10⁷ उसकी मैक्सिमम होती है। वेवलेंथ होती है 10⁷ टू लेकर 10⁻14 मीटर तक, ठीक है। और उससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है 10⁻12 लेकर 10⁻23 हर्ट्ज, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। ये 10⁻7 से लेकर 10⁻14 तक सभी रेंज वाली वेवलेंथ आपको प्रेजेंट है, हमारे नेचर में प्रेजेंट है। जैसे कि 10⁸, 10⁻6, 5, ठीक है, 2, 1, ये सभी ऑर्डर वाली फ्रीक्वेंसी हमारे नेचर में अवेलेबल है, और सभी टाइप की वेवलेंथ भी हमारे नेचर में अवेलेबल है। तो हम पूरे के पूरा एक स्पेक्ट्रम हम देखने वाले हैं, ठीक है, और सभी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके उसका सभी का एक हाई फ्रीक्वेंसी से हम स्टार्ट करते हैं, जिसकी भी देखिए कि भाई जिसकी भी वेवलेंथ मैक्सिमम है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम टेबुलेट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेव नेम, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और उसका सोर्स कौन सा है, और उसका डिटेक्टर, देन आफ्टर उसका यूज एंड डेंजरस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गामा रे। फर्स्ट इज गामा रे, ओके। तो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बहुत लार्ज होती है, 5 × 10⁻20 से लेके 3 × 10⁻19 तक। ये पूरे की पूरी रेंज, उसकी कोई इसके स्पेशल बाउंड्री नहीं होती है। ये गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है 3 × 10⁻19 से। देखिए ये पूरे की पूरी सभी ऑर्डर की हमको फ्रीक्वेंसी तो हमारे नेचर में अवेलेबल है, बट उसका कोई पर्टिकुलर डिजिट अवेलेबल नहीं है कि भाई ए वाली डिजिट से अगर ज़्यादा होगी तो उसको हम बोलेंगे गामा रे, अगर उसकी नीचे कम होगी तो उसको बोलेंगे हम एक्स रे। ऐसा कोई पर्टिकुलर डिजिट अवेलेबल नहीं है,
बट उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक उसकी इंटेंसिटी को हम लो मान सकते हैं कि गामा रे की इंटेंसिटी को हम लो मान सकते हैं, और ए वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली गामा रे में मान सकते हैं, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, किसमें, गामा रे में, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी सभी रेंज मीन्स के 20 है, तो उससे हम कम करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगी ओ पी गामा रे है, उससे भी कम करेंगे ए पी हमको गामा रे है, 19 तक सभी को हम क्या मान लेते हैं, गामा रे मान लेते हैं। तो पर उसकी वेवलेंथ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसकी वेवलेंथ होती है 6 × 10⁻15 से लेके 1 × 10⁻10 तक के, ठीक है। ये पूरे की पूरी उसकी क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है, ये पूरे की पूरी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की सभी वेवलेंथ किस में आती है, गामा वेव में आती है, ओके। तो यहाँ पर उसका सोर्स कौन सा है, उसका सोर्स के बारे में हम देखते हैं कि भाई डीके ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन एंड एनहिलिनेशन, ओके। डीके ऑफ न्यूक्लियस का क्या मीनिंग हुआ कि भाई जो यूरेनियम जो मटेरियल अवेलेबल है, इट इज़ द वन टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल में से कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रे इमिट होती है। तो ये है उसका सोर्स, ठीक है। न्यूक्लियस है उसका सोर्स, न्यूक्लियस का ब्रोक होना, डीके का मीनिंग होगा कि न्यूक्लियस का ब्रोक होना। देन आफ्टर फ्यूजन प्रोसेस, तो फ्यूजन प्रोसेस का भी वही मीनिंग होता है कि भाई हमारे पास एक लंबा बहुत बड़ा सा एक न्यूक्लियस है, उसको हम ब्रोक करके छोटे छोटे हम न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। देन आफ्टर फ्यूजन प्रोसेस तो मीनिंग क्या होता है कि भाई दो हमारे पास न्यूक्लियस अवेलेबल है, उसको हम कंबाइन कर देना, उसको बोलते हैं फ्यूजन। और एनिलिनेशन मेथड का क्या मीनिंग होता है, एनिलिनेशन मेथड हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ था कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को मींस के डिस्टोर कर देंगे, तो डिस्टोर कर देंगे तो इसमें से हमको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी मिलती है हमको गामा रे मिलती है, ठीक है। तो ये है हो गया उसका पूरा सोर्स, ओके। हम उसको देख नहीं पा रहे, एक गामा रे को हम देख नहीं पा रहे, बट वो गामा रे हमारी अवर बॉडी पे हम इसके पेनिट्रेट होगी तो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो उसको देखने के लिए हमको यहाँ पे ए वाली लोकेशन पे गामा रे है, वो फाइंड आउट करने के लिए उसका एक स्पेशल टाइप का एक डिटेक्टर बनाना पड़ेगा। और स्पेशल टाइप की एक फिल्म होती है, फिल्म है उसका डिटेक्टर। देन आफ्टर जीएमपी उसका डिटेक्टर है, जीएम ट्यूब भी उसका डिटेक्टर है, एक स्पेशल टाइप का डिटेक्टर होता है। वो डिटेक्टर हमको फाइंड आउट करके बताती है कि भाई यहाँ पे गामा रे प्रेजेंट है। और देन आफ्टर उसका यूज़ मेडिकल में बहुत ज़्यादा होता है, मेडिकल में बायो में उसका यूज़ ज़्यादा होता है। देन आपका ट्रेस करने के लिए भी उसका यूज़ होता है। और कैंसर किल्स, ओके, इसमें भी उसका यूज़ होता है। मेडिकल में कैसे यूज़ होगा कि भाई इसके जो ट्रेसर हम कैसे करेंगे कि भाई हमारी बॉडी में हम कोई एक मेडिसिन के साथ उसको हम डाल देंगे, ये गामा रे को हम डाल देंगे, और वो गामा रे को कोई भी एक सिस्टम में, हमारी जो ब्लड की जो सिस्टम होती है उसमें हम डाल देंगे। तो जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स के गामा वेव भी मीन्स के क्या करेगा, फ्लो करेगा। और उसके ऊपर हमने एक फिल्म लगा दिया, तो जहाँ पे भी गामा रे जाएगा वो फिल्म में डिटेक्ट हो जाएगा और पूरे का पूरा वो नक्शा बना देगा। तो हमको मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ब्लड का फ्लो ईजिली हो सकता है और वहाँ पे ब्लड का फ्लो ईजिली नहीं हो सकता है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जहाँ पे भी ट्यूमर अवेलेबल है वहाँ पे फ्लो नहीं हो सकता, हम ट्यूमर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेडिकल रिसोर्स में वो बहुत काम लगती है, ठीक है। और कैंसर वाले मीन्स के पेशेंट है, इसमें भी गामा रे को इंसिडेंट करवा के उसका फ्लो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर उसका डेंजरस भी अवेलेबल है, वो सेल को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है और सेल को म्यूटेशन कर सकती है और कैंसर भी वो क्रिएट कर सकती है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, इसमें हम गामा रे को पास आउट करवाएंगे तो हमारी हेल्दी बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस हो सकती है और ये सेल को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉयशन कर सकती है, ठीक है। सेल का डिस्ट्रॉयशन हो सकता है और सेल का म्यूटेशन हो सकता है और कैंसर क्रिएट हो सकती है। तो ए वाली वेव को हम बोल सकते हैं गामा वेव। देन पर हमको नेक्स्ट देखना है गामा रे की मीन्स के एग्जैक्ट नीचे वाली वेव होती है एक्सरे वेव। उसके नीचे वाली वेव को हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी गामा रे से थोड़ी डिक्रीज होती है, वो है एक्सरे, ठीक है। तो हम एक्सरे हम देख लेते हैं, ओके। तो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, बट
हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे और 3 × 10⁻19 से भी हम डिक्रीज कर देंगे तो वो वेव वाली मीन्स के वो वेव को हम बोलते हैं एक्सरे वेव बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो एक्सरे वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा वेव से डिक्रीज होती है, मीन्स के उसमें पेनिट्रेशन करने की जो पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। ओके, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है कि भाई किस वाली वेव को हम एक्सरे बोलेंगे, 1 × 10⁻16 से लेके 19 तक को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सरे बोल सकते हैं। और 19 से लेके 20 तक को हम क्या बोल सकते हैं, गामा रे को बोल सकते हैं। और 3 × 10⁻19 को हम क्या बोलेंगे, गामा रे बोलेंगे कि एक्सरे बोलेंगे, और उसको हम गामा रे भी बोल सकते हैं और एक्सरे भी बोल सकते हैं। बट एक्सरे की इंटेंसिटी वहाँ पे मैक्सिमम होती है और गामा रे की इंटेंसिटी यहाँ पे मिनिमम होती है, क्योंकि ये गामा रे यहाँ से स्टार्ट होती है और एक्सरे यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ओके, और उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर है 10⁻10 से लेकर 10⁻8 तक का। ओके, देना पर उसका नेक्स्ट हमको देखना है सोर्स, कि भाई एक एक्सरे का सोर्स एक्सरे कैसे फाइंड आउट हुआ। तो एक्सरे कैसे फाइंड आउट होगा कि भाई हमारे पास एक हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, जैसे कि हाई एनर्जेटिकल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उसको हम पेनिट्रेट करवाएंगे। तो उसको हम पेनिट्रेट करवाएंगे तो उसका रिटार्डेशन से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है क्योंकि उसके पास एक हाई एनर्जी अवेलेबल है। तो हाई एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, तो उसके पास हाई स्पीड होगी, वही हाई स्पीड से हम पेनिट्रेट करवाएंगे, उसको एक इसके कोलिजन करवाएंगे, उसको हम हीट करवाएंगे तो उसमें से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। वो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 10⁻19 से लेकर 10⁻16 तक के बीच में वैल्यू कोई आएगी तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सरे, ये है उसका सोर्स। ओके, देन आफ्टर हम उसको भी नहीं देख पाते तो उसका स्पेशल टाइप का हमको डिटेक्टर बनाना पड़ेगा, तो हम उसकी एक फिल्म बनाएंगे और वो वाली फिल्म को हम बोलते हैं फिल्म एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। आप जो अपना एक्सरे पढ़ाते हो ना, कोई भी आपका मिसके आपका जो बोन है वो क्रैक हो जाती है तो आपका डॉक्टर बोलते हैं कि भाई एक्सरे पढ़ाना पड़ेगा, तो ये वाली है एक्सरे वेव। इसमें जो आप जो फोटोग्राफ देखते हो एक फिल्म में वो डिटेक्ट होती है, ठीक है। ओके, तो उसका यूज़ क्या होता है, इमेजिंग डिटेक्ट इन बॉन्स। ओके, तो आपका अगर बॉन्स क्रैक हो गया है तो उसमें आप एक्सरे पढ़वा लेते हो। देन आपका हार्ड जो मटेरियल होती है, मटेरियल के बीच में जो मटेरियल का कास्टिंग होता है, मेटल का जो कास्टिंग होता है ना, तो इसमें एक मीन्स एक केविटी हो रह जाती है, तो वो केविटी को डिटेक्ट करने के लिए भी हम एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेटल को स्टडी करने के लिए भी हम एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हार्ड मेटल है तो हार्ड मेटल में एक्सरे को पेनिट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक सिस्टम होती है कि भाई उसकी वेवलेंथ हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम उसकी वेवलेंथ को डिक्रीज कर देंगे तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई हो जाती है और वो हार्ड मेटल को भी ट्रेस कर पाती है, ठीक है। ओके, तो हार्ड मेटल के लिए उसकी वेवलेंथ को डिक्रीज कर देना, मीन्स को उसकी फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम कर देना, तो उसका इंटेंसिटी पावर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, वो पेनिट्रेट कर पाती है। देन अपन हमको नेक्स्ट देखना है अल्ट्रावायोलेट। नेक्स्ट हमको देखना है अल्ट्रावायोलेट। तो अल्ट्रावायोलेट जो रे होती है वो रे की फ्रीक्वेंसी एक्सरे से कम होती है और गामा रे से भी कम हो सकती है, ठीक है। तो एक्सरे से कहाँ तक की कम हो सकती है कि भाई 1 × 10⁻16 से लेकर 14 तक का जो ऑर्डर होती है वो सभी ऑर्डर की बीच वाली जो सभी रेंज हो वो रेंज को हम बोल सकते हैं अल्ट्रावायोलेट रे बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, उसकी वेवलेंथ एक्सरे से ज़्यादा होगी, 4 × 10⁻7। देना पर उसका सोर्स देखिए, तो उसका वो किस में से फाइंड आउट होगा कि भाई एक्सरे किस में से फाइंड आउट होता था, हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स में से पास आउट होता था। वैसे ही यहाँ पे है बट उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। हमको यहाँ पे एक्साइटेड करनी है, एक्साइटेड ऑफ एटम एंड स्पार्क गैस डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है। तो हमको एटम के स्ट्रक्चर में हमको एक्साइटेड करना है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो इसमें से एक वेव जनरेट होती है, वो आपको मालूम है। ओके, इसमें से जो वेव जनरेट होगी वो वेव होती है अल्ट्रावायोलेट वेव, ठीक है। ओके, देन आपने दूसरी कहाँ से पास आउट होती है कि भाई स्पार्क गैस डिस्चार्ज लैम्प में से भी वो प्रोड्यूस होती है अल्ट्रावायोलेट वेव। ओके, उसको डिटेक्ट हम कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसका फिल्म होना चाहिए, हम उसको देख नहीं पाते हैं। देन आपने उसका यूज़ क्या होता है कि भाई उसका यूज़ होता है सन ट्यून्ड स्किल बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके बैक्टीरिया को किल कर देती है। जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, हमारे जो वाटर होती है वो तालाब के वाटर और सभी वाटर की इनसाइड जो डेंजरस जो बैक्टीरिया होता है वो डेंजरस बैक्टीरिया को अल्ट्रावायोलेट वेव क्या करती है, उसको बंद कर देती है। ओके, अल्ट्रावायोलेट की अगर जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, अगर जो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, हमारी जो सन में से जो वेव आती है ना वो अल्ट्रावायोलेट रे ही आती है। ओके, तो वो अल्ट्रावायोलेट की अगर जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होने से वो हमारी स्किन को भी बर्न कर सकती है।
और एक डेंजरस भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन का लेयर होती है और ओजोन का लेयर उसको आर पार नहीं कर देती है, उसका जो आर पार करेगी तो उसकी इंटेंसिटी को वो डिक्रीज कर देती है, इसके उसको एक लो एक सॉफ्ट अल्ट्रावायलेट बना देती है 8 × 10⁻⁴ उसकी फ्रिक्वेंसी बना देती है। बट जो सन में से आती है उसकी तो फ्रिक्वेंसी इतनी होती है, अगर जो ए वाली अल्ट्रावायलेट हमारी स्किन पे आएगी तो हमारी स्किन को बर्न कर देती है, ठीक है, और वो डैमेज कर देती है। इसलिए वो जो ओजोन लेयर होती है ना, वो ओजोन लेयर हमारे लिए इसका एक प्रोटेक्ट जैसा है, ठीक है, तो वो हमको प्रोटेक्ट रखती है। अगर जो ओजोन लेयर पंचर हो जाएगी तो उसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी तो वो जो पानी के ऊपर के जो बैक्टीरिया जो हमारे काम के थे उसको भी किल कर देंगे, ठीक है, तो वो पासी डेंजरस हो जाती है। ओके, तो उसका यूज़ क्या हुआ कि भाई सन टर्न टी एंड स्किल बैक्टीरिया, देन आफ्टर उसका डेंजरस होता है सन बर्न स्किन में उसका डेंजरस होता है, ठीक है, हमारी स्किन को क्या कर देती है, इसके बर्न कर देती है। देन आफ्टर उसकी इसके लो फ्रिक्वेंसी की हम बात करेंगे तो उससे भी हम लो फ्रिक्वेंसी करेंगे तो वो फ्रिक्वेंसी होगी एक विजिबल लाइट की। हम स्पेशल टाइप के अल्ट्रावायलेट लैम्प भी बना सकते हैं, ठीक है, एक अल्ट्रावायलेट लैम्प भी हमारे मिस कैम बना सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, सिंपल एक लाइट के जो बल्ब लैम्प होती है उससे भी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है अल्ट्रावायलेट रेट की, ठीक है। ओके, अल्ट्रावायलेट वेव का हम हेलोजन जो लैम्प होते हैं ना तो इसमें हम अल्ट्रावायलेट का ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, देन पर हमको नेक्स्ट देखना है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कितना होता है, 8 × 10⁻⁴ से लेके 4 × 10⁻⁴ उसकी रेंज इसके सबसे लो होती है। ये पूरे की पूरी रेंज को हम क्या बोल सकते हैं, विजिबल लाइट बोल सकते हैं। विजिबल लाइट में इसके क्या कहाँ से कहाँ तक का स्टार्ट होता है, रेड से लेके वायोलेट तक का, ठीक है, और देन आफ्टर उसकी वेवलेंथ होती है 8 × 10⁻⁷ तक। सो दैट अगर हम उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर, तो 400 नैनोमीटर में इसके वेवलेंथ कम तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वायोलेट कलर की, एंड देन आफ्टर कम होती है रेड कलर की, ठीक है। ओके, देन आफ्टर वो एक्साइटेड मीन्स के उसका सोर्स कैसा है कि भाई ऐसे ही वो एक्साइटेड होता है, सेम एक्साइटेशन ऑफ एटम लैम्प, ठीक है। देन आफ्टर वो डिटेक्टर हो सकती है, कैसे डिटेक्टर हो सकती है, आई में डिटेक्टर हो सकती है, तो आई डिटेक्टर है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी उसका डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो भी उसको डिटेक्ट कर सकती है। ओके, उसका यूज़ हम क्या पे करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है हम इसके सीन करने के लिए उसका यूज़ करेंगे। देन आप फोटोग्राफी में भी उसका हम यूज़ करेंगे। अगर हाई इंटेंसिटी वाली जो विजिबल लाइट होगी तो वो भी क्या कर सकती है, बर्निंग कर सकती है, ठीक है, वो भी एक बर्निंग कर सकती है क्योंकि उसके पास भी एनर्जी ज़्यादा होती है। देन आप वो ब्लाइंडनेस भी कर सकती है। ख्याल है आपको, ये होती है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है देखिए वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, 4 × 10⁻⁴ से लेकर 8 × 10⁻⁴। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई दोनों का ऑर्डर तो सेम ही है, दोनों का ऑर्डर तो सेम ही है, तो उसकी जो रेंज होती है वो सबसे कम है। ये सभी स्पेक्ट्रम में आप देखिए गामा रे के स्पेक्ट्रम में डिफरेंस, एक्सरे में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अल्ट्रावायलेट में भी डिफरेंस अवेलेबल है, बट इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑर्डर में तो डिफरेंस नहीं है, तो उसकी रेंज होती है वो स्मॉल होती है। और ये जो विजिबल लाइट होती है उसको हम देख पाते हैं कि भाई वायोलेट कलर की, रेड कलर की, बट इसमें भी सबसे इसके मैक्सिमम हम कौन सा कलर हम देख पाते हैं, वायोलेट कलर। क्यों, वायोलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है उसकी बिटवीन होती है 400 से लेकर 800 तक की, तो वो उसको इसके उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। चला है, ओके। और उसका सोर्स क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, एटम का एक्साइटेड होने से वो एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होती है, वो स्पेक्ट्रम को देती है एक विजिबल लाइट, और उसका डिटेक्टर होती है अवर आइज। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, और उसका यूज़ होता है सीइंग, फोटोग्राफी में, और उसका डेंजरस है बर्निंग, ब्लाइंडनेस भी उससे हो सकती है, ठीक है। ओके, देन आप हम नेक्स्ट उसके भी लोअर वाली फ्रिक्वेंसी हम देखेंगे, वो है इंफ्रारेड, मीन्स के रेड से भी कम, रेड से भी कम का नाम क्या हम देख पाएंगे, इंफ्रारेड, ठीक है। ओके, वो हम लिख देते हैं। इंफ्रारेड, ओके।
तो उसका ऑर्डर है 13, 14 से लेके 13 तक, और उसकी वेवलेंथ होती है 3 × 10⁻⁵ तक की। और उसका भी जो सोर्स होती है वो क्या होती है, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का एक्साइटेशन होने से भी हमको इंफ्रारेड मिलती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। और हम अल्ट्रावायलेट को भी देख नहीं पाते और इंफ्रारेड को भी नहीं देख पाते, रेड से भी कम वाली फ्रिक्वेंसी को भी हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक स्पेशल डिटेक्टर बनाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स, ओके, ये स्पेशल टाइप का डिटेक्टर होती है, ठीक है। और उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, देखिए जो इंफ्रारेड होती है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी विजिबल लाइट से भी कम होती है, इसलिए उसका यूज़ जहाँ पे हमको लाइट का यूज़ नहीं है, हमारे जहाँ पे भी हमारी लाइट से मीन्स के डिस्टर्बेंस हमको क्रिएट होता है, जैसे कि हम टीवी को देखते हैं, वो टीवी की हमारी चैनल को चेंज करना है तो हम रिमोट कंट्रोल से हम चेंज करते हैं, बट रिमोट कंट्रोल में से जो वेव जनरेट होती है वो वेव कोई एक लाइट विजिबल लाइट नहीं प्रोड्यूस करती। अगर जो विजिबल लाइट मीन्स के प्रोड्यूस करेगी तो हमको एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, इसलिए हम वो वाली रिमोट कंट्रोल में हम कौन सा वेव को हम यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड वाला वेव को हम यूज़ करते हैं, या तो हम अल्ट्रावायलेट वेव को हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी हमको नहीं दिखाई पाएगी और इंफ्रारेड की भी हम नहीं दिख पाते हैं, ठीक है। ओके, तो उसका यूज़ कहाँ पे होता है, रिमोट कंट्रोल में उसका यूज़ होता है, रिमोट कंट्रोल और मैजिक आई बनाने में उसका यूज़ होता है, ठीक है। वो भी क्या कर सकती है, अगर हाई उसकी फ्रिक्वेंसी है तो वो भी एक बर्निंग कर सकती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उससे भी कम वाली फ्रिक्वेंसी की हम बात करेंगे तो इंफ्रारेड के बाद में आती है हीट। अगर आपको ऐसा होगा कि भाई हीट जो होती है वो हीट तो मीन्स के उसकी इंटेंसिटी तो इंफ्रारेड से ज़्यादा होनी चाहिए, बट ये जो हीट है ना, तो हीट एक स्पेशल टाइप की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ओनली फॉर सेंस करती है हमारी स्किन को, इसलिए हमको मालूम पड़ता है। बट ये जो सभी लाइट होती है, ये जो सभी इंफ्रारेड और विजिबल लाइट होती है वो किसको डिटेक्ट करती है, हमारी आइज़ को डिटेक्ट करती है, वो स्किन को नहीं डिटेक्ट करती है, वो किसको डिटेक्ट करती है, आइज़ को, ठीक है। ये स्पेशल टाइप की जो डिफरेंट जो कैटेगराइज होती है ना, वो डिफरेंट पार्ट को सेंस करती है, ठीक है। जो हीट होती है वो हमारी स्किन को सेंस करती है और विजिबल लाइट होती है हमारी आई को डिटेक्ट करती है, मीन्स के एक टाइप की वो लाइट ही है ना, विजिबल लाइट मीन्स के वन टाइप की वो लाइट है, वो हमारी आइज़ को डिटेक्ट करती है। तो हम हीट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको स्पेक्ट्रम देखना है हीट। तो इंफ्रारेड से भी उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इंफ्रारेड में उसका ऑर्डर है 10⁻13, यहाँ पे उसका ऑर्डर है 10⁻9, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। देखिए यहाँ पे 10⁻⁻1 का मीनिंग क्या होता है, ये सभी है ना मीटर में, तो उसका मीनिंग होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर में आ गई। ओके, तो किस में से प्रोड्यूस होती है, हॉट बॉडी में से, कोई भी हॉट बॉडी हो इसमें से एक हीट जनरेट हो सकती है। तेना पर उसका डिटेक्टर कौन है, डिटेक्टर है स्किन और थर्मोमीटर, स्किन और थर्मोमीटर को डिटेक्ट कर देती है, ठीक है। और देन आप उसका यूज़ एक कुकिंग में होती है और इंडस्ट्री में हो सकती है। इंडस्ट्री में हमको मीन्स कोई भी मेटल को मेल्ट करनी है तो इसमें हम हीट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसका डेंजरस है कि भाई बर्निंग हो सकती है। ओके, और हीट से भी कम वेव, कम फ्रिक्वेंसी वाली जो वेव होती है वो होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव है ना, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी हीट से भी ज़्यादा होती है और हीट से भी कम होती है, इसलिए हीट से कम हम लिखते हैं, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻11 से लेके 1 × 10⁸ तक। देखिए उसकी हीट की कितनी होती है 10⁻9, बट एक स्पेशल टाइप का जो माइक्रोवेव होती है ना, वो स्पेशल टाइप का माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी हीट से भी ज़्यादा होती है, तो हीट से भी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम और हीट से कम भी हो सकती है। ऐसा दो टाइप का माइक्रोवेव आती है, चला या उसका पावर मैक्सिमम है, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम होगी, चला या। तो और देन आफ्टर हम उसका फाइंड आउट कर लेते हैं 10⁻³ वेवलेंथ से लेके 3 × 10⁻⁻1, यह है उसकी वेवलेंथ। ओके, वो कैसे जनरेट होती है, ऑक्सीलेटिंग करंट इन वैक्यूम ट्यूब, oscillating current in vacuum tube।
एक वैक्यूम ट्यूब में हम अगर करंट का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसमें से माइक्रोवेव जनरेट होती है, चलाया। और उसका यूज़ कहाँ पे हम करते हैं? माइक्रोवेव का हम यूज़ करते हैं एंटेना और एलसीआर सर्किट में। ओके, देन आफ्टर उसका ये उसका डिटेक्टर है, ठीक है। और देन आफ्टर उसका यूज़ होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में। कम्युनिकेशन सिस्टम, हीटिंग वाटर में भी उसका हम यूज़ करते हैं, हीटिंग वाटर में। और फूड मेकिंग में भी उसका हम यूज़ करते हैं। अगर हाई इंटेंसिटी वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली माइक्रोवेव है तो बर्निंग भी कर सकती है, चलाया। ओके, बर्निंग इफ कॉन्सेंट्रेटिंग हाई। ओके, उसका यूज़ हम कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे करेंगे? जैसे कि प्लेन का जो रडार सिस्टम होता है, वो प्लेन का रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोवेव होती है ना, वो माइक्रोवेव स्प्रे नहीं होती है। जैसे कि लाइट होती है ना, तो लाइट वो स्प्रे हो जाती है और मीन्स के वो एक स्प्रे होके मीन्स के वो फैल जाती है। बट माइक्रोवेव होती है ना, वो माइक्रोवेव मीन्स के फैल नहीं जाती, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है। और वेवलेंथ कम होने से वो एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी और जो हमारी जो एरोप्लेन होती है वो एरोप्लेन की बॉडी को डिटेक्ट करके वो वापस एक लाइन में ही आएगी, मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी। इसलिए रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज़ कर लेते हैं, बट हम सिंपल फॉर लाइट का नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि लाइट स्प्रे हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। वो फैल जाती है, इसलिए उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, उसकी इंटेंसिटी और एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वो हमको दिख ही नहीं पाएगी। बट जो माइक्रोवेव होती है उसकी इंटेंसिटी वैसे ही रहती है, क्योंकि वो फैलती नहीं है, इसलिए उसकी एनर्जी भी मैक्सिमम ही रहती है, ठीक है। इसलिए रडार सिस्टम माइक्रोवेव का हम यूज़ करते हैं। ओके, तेना पर हम नेक्स्ट देखते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻⁹ से लेकर 3 × 10⁻⁴ तक, और उसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁴ तक की। ओके, वो कैसे हम बनाएंगे? ऑक्सीलेटिंग एलसी सर्किट, जो हमने 7 सितंबर में स्टडी किया हुआ था, एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट। तो एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन था उसको हम ऑक्सीलेशन करवाएंगे, तो इसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो सकती है। वो कौन सी हो सकती है? रेडियो वेव जनरेट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर उसका डिटेक्टर कौन सा? एरियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, LCR, ये है उसका डिटेक्टर। ओके, उसका भी यूज हम कहाँ पे करेंगे? कम्युनिकेशन सिस्टम में, टीवी में। कम्युनिकेशन सिस्टम टीवी में। ओके, देन आफ्टर ये जो रेडियो वेव है ना, वो इसका कोई डेंजरस नहीं है, ठीक है, बट इज द सेफ अनलेस। बट जो वेरी हाई इंटेंसिटी वाली होगी तब भी वो मिसके डेंजरस हो सकती है, ठीक है। और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेव, इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन से बनने वाला वेव। ओके, तो वो है हमारी अल्टरनेटिंग करंट। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 60 to 50 हर्ट्ज। अगर इंडिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 50, अगर यूएसए या ऑस्ट्रेलिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 होती है। और उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 5 × 10⁻⁶ से लेकर 6 × 10⁻⁶। ओके, वो किस में से जनरेट हुई? एसी करंट में से जनरेट हुई, एसी सर्किट में से। ओके, और उसका यूज़, उसका डिटेक्टर तो कोई नहीं हो सकता, बट उसका यूज़ के बारे में भी आप मिसके आपका यूज़ भी आपको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रायल करने के लिए, ठीक है। ओके, ये सारे के सारे फिनोमिना हमने देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल होती है गामा रे। गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, ठीक है, और सबसे जो जिसकी भी एनर्जी मैक्सिमम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और वही सबसे डेंजरस होगी। और उसका यूज़ भी मेडिकल रिसोर्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैंसर जहाँ पे भी होती है उसका सेल को डिटेक्ट करने के लिए हम गामा रे को एक मेडिसिन से साथ मिला के हम हमारी बॉडी में हम डाल देते हैं, ठीक है। और एक फिल्म से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। देन पर एक्सरे के बारे में भी आप जानते हो, जहाँ पे भी हमारा बॉन्स या मेटल ब्लॉक होगा वहाँ पे हम उसका पूरे का पूरा नक्शा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देन पर अल्ट्रावायोलेट है, अल्ट्रावायोलेट एक सन में से आती है और उसकी जो इंटेंसिटी हाई होगी तो हमारी स्किन को बर्न कर देती है, ठीक है। देन पर विजिबल लाइट, हम उसको देख पाते हो,
ख्याल है, हम उसको रेड से लेके वायलेट तक हम उसको देख पाएंगे। देन आप इंफ्रारेड, उसको हम देख नहीं पाते बट हम उसको कम्युनिकेशन सिस्टम या रिमोट कंट्रोल सिस्टम में हम इसका यूज़ कर लेंगे। देन आप हीट वेव, तो हीट वेव को फूड बनाने के लिए आप यूज़ कर लेंगे, और हॉट बॉडी में से वो प्रोड्यूस होती है। देन आप माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव को आप यूज़ करेंगे एंटेना में, रडार सिस्टम में आप यूज़ करेंगे क्योंकि वो स्पेयर नहीं होती है, ठीक है। एंड रेडियो वेव कम्युनिकेशन सिस्टम में आप यूज़ कर दे तो, और इलेक्ट्रॉनिक वेव ये होती है एसी सर्किट में से जनरेट होने वाली वेव, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।